नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारादत्त ऋषिकेश से। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हम लोग करने जा रहे हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम हमारा प्रारंभिक श्रृंखला का प्राणायाम है, यानी कि हर तरह का एक सामान्य अभ्यासी इस प्राणायाम का अभ्यास करके इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। सूर्य भेदी प्राणायाम जैसा इसका नाम है उसी से ही ये जुड़ा हुआ होता है अपने कार्य के अनुसार, यानी कि सूर्य ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ यह प्राणायाम होता है। यदि हम सूर्य ऊर्जा की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं पिंगला नाड़ी के बारे में। नाड़ियों के संसार में 72,000 नाड़ियों के बारे में इसका विज्ञान जाना जाता है और उसी के अनुसार इनका रखरखाव, इनका चलन और इनकी स्थिति मानी जाती है। नाड़ियों में जो प्रमुख नाड़ियां हैं वो 7 हैं। उसके अनुसार 3 नाड़ियां उनसे भी प्रमुख मानी जाती हैं, जिनका नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। पिंगला नाड़ी एक विशेष नाड़ी है जो सूर्य ऊर्जा को संचालित करती है, और ईड़ा नाड़ी वह भी एक विशेष नाड़ी है जो चंद्र ऊर्जा को संचालित करती है। पिंगला इन दोनों नाड़ियों के मध्य से होते हुए गुजरती है और वह एक मध्य रूप में एक ऊर्जा को समानांतर रूप में संचालित करती है, जो बहुत सारे कार्यों के लिए अग्रसर होती है, जिनके बारे में कभी हम लोग आगे जाके बातचीत करेंगे और जानेंगे। फिलहाल समझते हैं सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी जैसे कि बताया कि सूर्य ऊर्जा को संचालित करती है। अब हम लोगों ने सामान्य शब्दों में तो समझ लिया कि सूर्य ऊर्जा को संचालित करती है पिंगला नाड़ी या फिर सूर्य नाड़ी, परंतु अब इस नाड़ी का ऐसा क्या कार्य है जिसको हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं अपने सामान्य जीवन में। देखिएगा, अगर मैं सामान्य आपको एक थ्योरी बताऊं तो थ्योरेटिकली जितना भी आपका पाचन का कार्य होता है और रक्त के संचार का कार्य होता है, शरीर में गर्मी को बनाने का जो कार्य होता है, ये सारा कुछ हमारा सूर्य नाड़ी के द्वारा होता है। इसके अलावा विचार बंधन, सूर्य नाड़ी हमारे बहुत सारे विचारों को संतुलित करती है और इसी नाड़ी के असंतुलित हो जाने से हमारे विचार असंतुलित होते हैं। ये वही ऊर्जा है जो हमारे अंदर ऊर्जा को बहिर्गामी बनाती है, यानी कि ये जो हमारे सामने संसार, हमारे आंखों के सामने जो दिखलाई पड़ रहा है, इस संसार के साथ वो हमें जोड़ती है, हमें हमारे कार्यों के प्रति अग्रसर करती है, जीवन में कॉन्फिडेंट लेवल को ये बढ़ाती है, उत्सुकता, चीज़ों के प्रति उत्सुकता को ये बढ़ाती है, कार्यों के प्रति रुचि को बढ़ाती है, आलस्य को दूर करने वाली है और कर्मठ बनाने वाली है। तो इस तरह से कई सारे कार्य हमारे सूर्य ऊर्जा के हमारे जीवन पे दिखलाई पड़ते हैं, प्रकाशित होते हैं। यदि ये ऊर्जा बुझ जाए और या फिर ये ऊर्जा बढ़ जाए तो ये इसकी विषमता होती है, यानी कि इसकी गड़बड़ी होती है, जिसके कारण से हमारे जीवन में सांसारिक और मानसिक कई तरह की प्रताड़नाएं हमें झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि यदि यह ऊर्जा बढ़ जाए तो हमारा मस्तिष्क स्थायी नहीं रह पाता है। एक समय पे हम कई सारी चीजें करना चाहते हैं पर कोई भी चीज हम कभी भी पूर्ण नहीं कर पाते हैं। मन हमेशा भटकता रहता है और विचारों में घिरा रहता है। हम चाहे सुबह उठें चाहे हम सोने वाले हों, हमेशा हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं। विचारों से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं और चीज़ों के प्रति हमारी इतनी उत्सुकता बढ़ जाती है कि हम उसे ठीक से कर नहीं पाते हैं, और कई बार इतने उत्सुक हो जाते हैं कि उत्सुकतावश शरीर कांपने लगता है, बार बार पेशाब आने लगती है, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है। तो इस तरह से इसके बिगड़ने से कई तरह के विकार आपको जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। भले आपने बहुत अच्छी तैयारी करी हो, पर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप घबराने लगते हैं, दिल आपका ज़्यादा धड़कने लगता है। ये सब चीज़ें क्या है? आपकी सूर्य ऊर्जा या तो पहले से वो संतुलित नहीं थी, या फिर आपने अपने अंदर इतना भय बना लिया कि वो ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा असंतुलित हो गई, जिसके कारण से आप घबराने लगे, हृदय की गति बढ़ने लगी, हाथ पांव फूलने लगे और आप दूसरे के सामने कुछ भी बोल नहीं पाए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको सूर्य ऊर्जा के बिगड़ने की वजह से महसूस होती हैं। और यही ऊर्जा बढ़ने की जगह पर कम हो जाए तो होता क्या है कि चंद्र जो नाड़ी है, जो चंद्र ऊर्जा है, वो बढ़ने लगती है, और जब वो बढ़ती है तब हमारी स्थिति
इससे बदल करके और हो जाती है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिरने लगता है, हम मन में चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, बाहर उसने बोल नहीं पाते हैं, लोगों के साथ अपने जीवन को शेयर नहीं कर पाते हैं, घबराहट बनी रहती है। इस तरह से कई तरह की विषमताएं आपके सूर्य ऊर्जा के गिरने से बनने लगती हैं। तो इसका संतुलित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका जीवन संतुलित होगा। जैसे कि हम हमेशा जानते हैं कि योग जीवन है। अब योग जीवन है, वो जीवन कैसे मिल रहा है? वो इस तरह से मिल रहा है कि हम योग की हर शाखाओं का अभ्यास पूर्ण रूप से करते हैं और उसे अच्छे से समझते हैं। तो उसी शाखा में एक हमारा प्राणायाम है और उन्हीं प्राणायामों में कई सारे प्राणायाम के प्रकार हैं और उन्हीं प्रकारों में सूर्य भेदी नाम का यह प्राणायाम है, जो हमें सूर्य ऊर्जा को संचालित एवं संतुलित करने के लिए बहुत मददगार साबित होता है। तो इस तरह से आपको जो भी मैंने समस्याएं बताई हैं और यही सारे फायदे आपको इस ऊर्जा के संचालित होने से मिलने लगते हैं। मन आपका स्थिर रहने लगता है, एकाग्र रहने लगता है, चीजों के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाती है और आप अपने कार्यों के प्रति अग्रसर हो जाते हैं, आपकी याददाश्त बढ़ने लगती है। इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें, आपको बहुत सारे फायदे यहाँ पर सूर्य ऊर्जा के अच्छी तरह से संचालित होने पे, उसके संतुलित होने पे आपको मिलने लगते हैं। तो चलिएगा आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ और बातों के बारे में और फिर चलते हैं इसके अभ्यास की ओर। तो आप काफी कुछ तो अभी सूर्य ऊर्जा से जुड़ी हुई चीजें जान गए। जैसे कि मैंने आपको बतला दिया, या तो ये बढ़ जाती है या फिर घट जाती है और दोनों ही स्थितियों में इसका असंतुलन होता है, जिससे हमारे जीवन में विकार उत्पन्न होते हैं। आपने मानसिक विकारों को तो जान ही लिया। मानसिक विकार ही हमारे शारीरिक विकार को जन्म देते हैं। यही विकार हमें हमारे अंदर एक तरह की भय की वृत्ति उत्पन्न करते हैं और वही भय हमें अलग अलग नाम से अलग अलग रोग देता है। और लगभग हर तरह के रोग, अगर आप योग की दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति हैं, योग को समझते हैं, तो आप जानेंगे कि हमारे शरीर से जुड़े हुए शारीरिक योग, ज्यादातर जो हमारे जो रोग हैं वो हमारे भय की वृत्ति से ही जन्म लेते हैं। और भय की वृत्ति कैसी आती है? या तो हमारी चंद्र ऊर्जा ठीक से नहीं काम कर रही है या फिर हमारी सूर्य ऊर्जा ठीक से काम नहीं कर रही। इन दोनों के असंतुलन से भय बनने लगता है या फिर भय के उत्पन्न होने से इनमें असंतुलन आने लगता है। अहंकार की वृत्ति से भी भय बनता है और भय से ये ऊर्जाएं असंतुलित होती हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि ये ऊर्जाएं स्वतः ही असंतुलित हो जाती हैं, किन्हीं कारणों के कारण हमारे जीवन में कुछ इस तरह के अनुभव चल रहे हैं वर्तमान में, जिससे ये ऊर्जा असंतुलित हो गई, जिसने हमारे अंदर अहंकार बनाया, फिर भय बनाया, या फिर भय बनाया और भय ने अहंकार का रूप लिया। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के पूरक होकर के जीवन को कहीं ना कहीं ये असंतुलित करती हैं, इन चीजों में उलझाए रखती हैं, हमें रोगग्रस्त करती हैं, हमें शारीरिक रोगी बनाती हैं और मानसिक रोगी बनाती हैं। तो यदि ये ऊर्जा संतुलित होंगी तो हमारे अंदर प्राण अच्छे से बहेगा, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे और आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाएंगे, यानी कि आनंद की ओर हमारा जीवन अग्रसर होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और चीजें और फिर अभ्यास। और चीज़ों में जैसे कि मैंने आपको बतला ही दिया है कि शारीरिक रूप से जितना भी अभी हमको जितनी भी समस्याएं होती हैं वो भय रूप से ही जन्म लेती हैं। जैसे कि आपको अस्थमा की यदि समस्या है तो वो क्या है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी कोई भय की वृत्ति है जिसके कारण से आपकी श्वास स्थिर नहीं रहती है और वही चीज आगे बढ़ के विकार का रूप जन्म लेती है, जिसका नाम अस्थमा हो गया। ऐसे ही हमें उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप की जो समस्या है वो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर छिपा हुआ अहंकार और एक भय की वृत्ति ही उसको जन्म दे रही है। ऐसा ही है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या फिर आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज की समस्या, ये कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों से जुड़ी हुई होती है। और यही ऊर्जाएं जब सही तरीके से संतुलित होकर के सुचारू रूप से चलती हैं शरीर के अंदर, तो आपको सारे फायदे दिखलाई देने पड़ते हैं। अभ्यास की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य ऊर्जा हमारे शरीर के दाहिने हिस्से से जुड़ी हुई होती है और दाहिनी नाक से ये संचालित होती है। यानी कि यदि हम इसके संतुलन के लिए अभ्यास करेंगे प्राणायाम के द्वारा, तो श्वास और प्रश्वास की जो प्रक्रिया है वो हमारे दाहिने नाक से चलेगी, ताकि हमारी सूर्य ऊर्जा जो बुझ चुकी है या बहुत कम चल रही है या फिर असंतुलित होकर के बढ़ गई है, वो अपने सही और संतुलित रूप से बहने लगे।
तो हमारे शरीर का जो दाहिना हिस्सा है ये सूर्य ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर हम मस्तिष्क की तरफ जाएं तो हमारा बायां मस्तिष्क सूर्य ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ होता है। बाकी शारीरिक रूप जो है हमारा दाहिना हिस्सा सूर्य ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ होता है, बायां हिस्सा हमारा चंद्र ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसके साथ में यदि आप नाड़ियों की तरफ ध्यान देंगे, नाड़ी विज्ञान की तरफ जाएंगे, तो कभी आपने चक्रों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, देखा होगा, तो दो लाइनें आपको नीचे से मूलाधार चक्र की तरफ से ऐसे उठती हुई दिखाई देती हैं, जो आपस में इस तरह से घूमती हुई ऊपर की तरफ जाती हैं। तो ये जो दो रेखाएं हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये क्या है? सूर्य और चंद्र ऊर्जा है। तो जब ये जाती है तो ये ऐसे घूमते हुए ऊपर को जाती हैं, आपस में इस तरह से ये ऊपर को जाती हैं और ऊपर जा करके हमारी आज्ञा चक्र के पास पे जा करके मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये ऊर्जाएं हमारी नीचे से ऊपर की तरफ को बहती हैं और ये चक्र में, चक्र विज्ञान के अंदर इस तरह से ये दिखलाई पड़ती है और इनके बीच में एक मध्य में सीधी रेखा ऊपर को जाती है, वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है, जिसे हम लोग सेंट्रल नाड़ी के नाम से भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमें ये दिखलाई पड़ती है। तो इसका यदि हम अभ्यास करना चाहते हैं, इसे संतुलित करना चाहते हैं, तो दाईं नाक से हम श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया को करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अभ्यास को जानते हैं। अभ्यास के लिए आपको किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ जाना, जैसे कि मैं अभी एक सुखात्मक आसन में बैठा हूं। अब ऐसे ही बहुत सारी सुखात्मक अवस्थाएं होती हैं, वज्रासन है और स्वस्तिकासन है, इत्यादि इत्यादि। कोई भी सुखात्मक आसन में आप बैठ करके इस अभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं तो नीचे से कुशन इत्यादि कुछ लेकर के आप बैठें, जिससे आपके मेरुदंड को सीधा रखने के लिए मदद मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाड़ी विज्ञान में ये मेरुदंड के नीचे से मूलाधार चक्र से ये जुड़ी हुई ऊपर को जाती हैं, तो मेरुदंड का सीधा रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है नाड़ियों के अभ्यास के लिए। यानी कि जो भी आप प्राणायाम जो नाक के द्वारा कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, तो उन प्राणायाम में आपका मेरुदंड का सीधा होना जरूरी है। खासकर सूर्य और चंद्र या फिर अपने सुषुम्ना नाड़ी के अभ्यास के लिए यदि आप कोई प्राणायाम कर रहे हो तो मेरुदंड के सीधा रखने के लिए आपको कुशन इत्यादि कुछ लेकर के बैठना है, जिससे आपका मेरुदंड सीधा रहे। इससे आपके कूल्हे वाले जोड़ भी थोड़ा सा खुल जाते हैं, जिससे आपके पैर जल्दी से सोते नहीं हैं, लंबे समय तक आप ठीक तरीके से बैठ पाते। अब बाकी आप बचता, अगर आपके घुटनों में, जोड़ों के अंदर जकड़न है, मांसपेशियों में जकड़न है, तो शुरुआत में तो आपके पांव सोएंगे ही। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा फिर आपको बैठने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आराम पूर्वक अवस्था में बैठ जाएंगे, मेरुदंड को सीधा रखेंगे। इसके बाद हम लोग हाथ से विशेष मुद्रा का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम नाक को बंद करते हैं और अभ्यास को संचालित करते हैं। तो यहां पर मैं अपने बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा को बनाऊंगा और फिर बाएं हाथ को आराम पूर्वक अपनी बाएं जंघा के ऊपर रख दूंगा। फिर दाहिने हाथ से मैं यहाँ पे नासिकाग्र मुद्रा का प्रयोग करूंगा, जिसमें मैं अपने मध्य वाली अंगुली को, यानी कि जो बड़ी उंगली है, इसको अपने दोनों भौहों के मध्य पे रखूंगा और जो मेरी जो अंगूठी वाली जो उंगली, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, जिसे हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, और छोटी वाली उंगली अनामिका और कनिष्ठिका, ये दोनों उंगलियों से मैं अपने बाईं नाक को बंद करूंगा, जिसके द्वारा मैं अब अपने दाईं नाक से आराम पूर्वक श्वास ले पाऊं और छोड़ पाऊं। तो यहां पर मैंने मध्य में अपने दोनों भौहों के मध्य में मैंने अपनी सबसे बड़ी वाली उंगली रख दी है। अब नाक को मैंने यहाँ पे अपने जो अंगूठी वाली उंगली है उससे और छोटी वाली उंगली से नाक को बंद कर दिया है। अब अंगूठे को खोला हुआ है, यहाँ पर धीरे से आंखों को बंद कर लिया। जब यहाँ पर आप इस स्थिति में आएंगे तो आपको ध्यान देना है अपने सिर की स्थिति में भी। आपका जो सिर है वो एकदम से सीधा रहेगा, जिसको हम बोलते हैं कि चिन पैरेलल टू द फ्लोर, कि आपकी जो थोड़ी है ये सीधी जमीन से सीधी रहेगी, ऐसे ऊपर को ऐसे उठी नहीं रहेगी और ना ही ऐसे ये झुकेगी नीचे की ओर। ना आपको सिर को झुकाना है अभ्यास के दौरान, ना ही उठाना है। आपको सिर को एकदम से सीधा रखना है, ताकि श्वास जो है वो श्वास नली से अच्छे से आराम पूर्वक आपके फेफड़ों पे आ जाए और फिर वही ऊर्जा आपके पूरे शरीर में बहे। अगर आपकी थोड़ी उठती है या ज्यादा नीचे जाती है तो श्वास आपकी दबने लगती है और छाती में भारीपन बना रहता है। आपका ध्यान जाता नहीं है, इसलिए आपको महसूस नहीं होता है। आप स्वयं से इस अभ्यास को करके देखें, या कोई भी अभ्यास करें जिससे आप नाक के द्वारा श्वास ले रहे हैं, या सामान्य रूप से श्वास लेके देखें, थोड़ी को उठाएं, फिर श्वास लें, फिर नीचे करें, फिर श्वास लें, बीच में रख के देखें, तो आपको अंतर स्वयं से महसूस होने लगेगा। इसलिए सिर को आपको एकदम से सीधा रखना है। सिर का ऊपरी हिस्सा एकदम से सीधा ऊपर की तरफ को बना रहेगा।
तो यहाँ से वापस मैं इस मुद्रा पे आ जाता हूँ। बाएं नाक को अच्छे से मैं बंद कर लूंगा ताकि मैं दाईं नाक से आरामपूर्वक श्वास ले पाऊं। अब यहाँ पर सूर्य भेदी के लिए आपको धीरे से लंबा गहरा श्वास आपको दाहिनी नाक से लेना है और धीरे से लंबा गहरा श्वास दाहिनी नाक से छोड़ना है। तो इस तरह से आपका श्वास और प्रश्वास चलेगा। मैंने आपको इस हाथ से ऊपर और नीचे करके दिखाया ताकि आप मेरा श्वास देख पाएं कि श्वास जो था लंबा, धीमा और गहरा हमने लिया था। और वैसे ही हमने छोड़ा था। तो इस तरह से आपको लंबा, धीमा, गहरा श्वास लेना है। हालांकि जब आप स्वयं से अभ्यास करें तो हाथ ज्ञान मुद्रा में बना के रखें। यदि आपको श्वास में ध्यान लगाने में तकलीफ हो रही है तो आप मेरी तरह हाथ को, श्वास को बढ़ते हुए हाथ को ऊपर कर लें और श्वास को छोड़ते हुए हाथ को नीचे कर लें। अन्यथा अपने दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा पे बना के रखें ताकि ऊर्जा आपके अंदर बनी रहे, आपका ध्यान आपके श्वास प्रश्वास में बना रहे। तो इस तरह से हम लोग अभ्यास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत आप समझ गए हैं। किसी भी तरह का श्वास को आपने ना लेते वक्त रोकना है और ना छोड़ते वक्त रोकना है। यानी कि लेने के बाद कुछ लोग रोकते हैं जिसे हम अंतरकुंभक कहते हैं, और बाहर छोड़ने के बाद रोकते हैं जिसे बहिर्कुंभक कहते हैं। तो कुंभक का अभ्यास नहीं करना है शुरुआत में आपको। सिर्फ आपको सामान्य रूप से श्वास को लंबा, धीमा, गहरा लेना है, जितना ले सकते हैं दाहिनी नाक से, और दाहिनी ही नाक से आपको छोड़ना होता है। सूर्य भेदी प्राणायाम में जो आपका श्वास और प्रश्वास का जो चलन है वो सिर्फ सूर्य नाड़ी के द्वारा ही होता है, यानी कि दाहिनी नाक से ही होता है। बाईं नाक से आप बिल्कुल भी श्वास नहीं लेते हैं और ना ही छोड़ते हैं। चलिएगा, अभ्यास को एक बार और अच्छे से देख लें। मैं यहां पर 4 बार श्वास प्रश्वास को दोहराऊंगा और आप चाहें तो मेरे साथ 4 श्वास प्रश्वास को दोहरा सकते हैं और फिर बाद में आप स्वयं से इस अभ्यास को कर सकते हैं। यहां पे मैं दूसरे हाथ से श्वास और प्रश्वास की गति को दिखाने के लिए हाथ को ऊपर और नीचे लेके जाऊंगा ताकि आप मेरे श्वास की गति को समझ पाएं और जो कितना मैंने लंबा श्वास लिया है, छोड़ा है, उसको देख पाएं, ताकि आप धीरे धीरे अपने अभ्यास को इसी उन्नति की ओर, इस तरह अपने अभ्यास को लंबा, धीमा, गहरा बना पाएं। चलिएगा अभ्यास की ओर। तो मैं वापस से नासिकाग्र मुद्रा बना करके अपने बाईं नाक को बंद कर देता हूं, दाईं नाक को खोलूंगा। आप भी इस तरह से अपने मेरी तरह अभ्यास पे आ सकते हैं। अब यहां पे मैं लंबा, धीमा, गहरा श्वास लूंगा दाहिनी नाक से, और लंबा, धीमा, गहरा श्वास छोड़ूंगा दाहिनी नाक से। बहुत अच्छे, आशा करता हूं मित्रों आप भी मुझे अच्छे से फॉलो कर पाए होंगे। चलिए 3 बार और श्वास लेते हैं। धीरे धीरे लंबा, धीमा, गहरा श्वास लेंगे। श्वास लेने में कोई भी उतावलापन ना दिखाएं, बहुत ज्यादा जबरदस्ती भी ना करें, आराम पूर्वक लंबा, धीमा, गहरा श्वास भरें। श्वास के पूर्ण होते ही लंबा, धीमा, गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे, 2 बार और लेंगे। लंबा, धीमा, गहरा श्वास लें। और लंबा, धीमा, गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे, एक बार और करेंगे। लंबा, धीमा, गहरा श्वास भरें।
और लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। इस तरह से अभ्यास के पूर्ण होते ही हाथ को नीचे ले आएंगे, आंखों को कुछ देर तक बंद रखें ताकि अभ्यास के द्वारा जो आपको लाभ प्राप्त हुआ है उसे आप अच्छे से महसूस कर पाएं अपने मन, शरीर और मस्तिष्क में। और कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। तो इस तरह से हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास संपन्न हो जाएगा। देखिए, अभी मैंने अभ्यास को सिर्फ समझाने के लिए 4 बार श्वास प्रश्वास ली। यदि आप इस अभ्यास का सही फायदा उठाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 10 से 15 श्वास दाहिनी नाक से लेनी है और छोड़नी है, यदि आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं। और अभ्यास आपका बढ़ता है तो फिर आपको 15 से 20 श्वास, 20 से 25, 25 से 30 धीरे 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 करते हुए श्वास और प्रश्वास को बढ़ाना है ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएं। यदि आप सूर्य भेदी प्राणायाम को कर रहे हैं तो कभी भी आपको सोने से पहले इस प्राणायाम को बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही संध्या काल में करना है। सूर्य भेदी का जो प्राणायाम है वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय पे करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त पे नहीं कर पाते हैं तो सुबह के समय कभी भी आप कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं और आपको आलस्य आ रहा है, नींद आ रही है, तो सूर्य भेदी प्राणायाम को करके अपनी नींद को भगा सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उस दौरान आप सुबह ना करके दिन में भी कर सकते हैं, कार्य के बीच में भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर आपके खाने और प्राणायाम के बीच में होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा और हानि नहीं होगी। क्योंकि सूर्य भेदी प्राणायाम क्या करता है, हमारे अंदर ऊर्जाओं को जगाता है और बढ़ाता है, हमारे कार्य अंदर के अंगों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे हो सकता है कि आपको पाचन प्रणाली में मदद मिले। परंतु अगर आपकी पाचन प्रणाली पहले से ही अच्छा काम कर रही है तो हो सकता है कि ये पाचन प्रणाली के कार्य को इतना बढ़ा दे कि शरीर के अंदर गर्मी ज्यादा बनने लगे। क्योंकि होता क्या है कि पाचन को जो आपका खाना है उसको पचाने के लिए पाचन प्रणाली एक औसत तक एक ऊर्जा को बनाती है, वो एक गर्मी को बनाती है। अब यदि गर्मी उससे ज्यादा बढ़ती है तो खाने के अंदर जो भी अच्छे तत्व हैं वो भी भस्म होने लगते हैं, तो आपको खाना नहीं लगेगा। इसलिए सूर्य भेदी हो चाहे चंद्र भेदी हो, प्राणायाम कभी भी खाने के बाद ये प्राणायाम नहीं अभ्यास किए जाते, क्योंकि या तो ये आपके शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ा देंगे या फिर कम कर देंगे। ऐसे में आपके अंदर जो संतुलित ऊर्जा जो बनती है खाने को पचाने के लिए, या तो वो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। ऐसी स्थिति में आपका पाचन बिगड़ने लगेगा। तो इसीलिए आपको खाने के पश्चात इन अभ्यास को बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ब्रह्म मुहूर्त में और दिन में भी आप कर सकते हैं। आप कार्य के बीच में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, स्कूल में है वहां कर सकते हैं। कभी भी आपको शरीर में ढीलापन लग रहा है, आलस्य लग रहा है, मन नहीं लग रहा है कार्य के प्रति, आप सूर्य भेदी प्राणायाम करके इसका तुरंत लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। आप देखेंगे 15-20 श्वास के बाद ही आपको काफी अंतर महसूस होने लगेगा। हालांकि हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि यह प्राणायाम उनके लिए ना बना हो, परंतु जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करें आपको स्वयं से सकारात्मक होना है। यानी कि मन में यह बना लें कि हाँ, ये अभ्यास मैं कर रहा हूं और ये मेरे लिए अच्छा है और मुझे फायदा देगा। तब आप देखेंगे कि विश्वास बहुत कार्य करता है दोस्तों। यही प्राणायाम जो आप कभी पहले करते थे आपके लिए कार्य नहीं करता था, यही प्राणायाम जब आप पूर्ण विश्वास लेके करेंगे तो यही प्राणायाम आपको फायदा देगा और फायदा 10 गुना ज्यादा देगा। तो इस तरह से जब भी आप प्राणायाम करें, ध्यान करें, तो पहले मन में बना लें कि आपको ये चीजें फायदा देने वाली हैं, तभी ये चीजें आपको पूर्ण रूप से फायदा देती हैं। तो इस तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए मन में एक अच्छा विश्वास होना चाहिए और पहले से ही अपने अंदर पॉजिटिवनेस बना लें, सकारात्मकता बना लें। फिर देखें आपको तुरंत ही अभ्यास के तुरंत बाद ही इसका लाभ देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये था हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम। अच्छे से अभ्यास कीजिएगा,
विधि को मैंने आपको बतला दिया। विधि बहुत ही सामान्य है, ज़्यादा आपको कुछ ध्यान देना नहीं है, सिर्फ आपको श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया को ध्यान देना है। जो अभ्यास मैंने आपको अपने श्वास के द्वारा दिखलाया ये एकदम मध्यम स्तर का था, यानी कि मैं इससे भी ज़्यादा लंबा धीमा गहरा श्वास ले सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, परंतु एक अभ्यास को एक स्तर तक दिखाने के लिए मैंने एक मध्यम स्तर के श्वास प्रश्वास ले। हो सकता है कि आपका श्वास लेना और छोड़ना मुझसे भी छोटा हो सकता है आपको इंतजार करना पड़ रहा हो या रोकनी पड़ रही हो श्वास मुझे पकड़ने के लिए, मतलब मेरे साथ अभ्यास को बनाए रखने के लिए। शुरुआत में ऐसा होता है, पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि अभ्यास में आपको अंतर आएगा। इसके लिए आप नाड़ी शोधन के प्रकारों का अभ्यास कीजिए, वहां से श्वास को बेहतर बनाइए, फिर आप देखेंगे कि सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए भी आपकी श्वास और भी अच्छी हो जाएगी। यानी कि आपको मेरे साथ जरूरी नहीं है कि अभ्यास को पूर्ण रूप से करना है। यदि आप अभ्यास को एक बार समझ गए तो आप अपने श्वास के स्तर के अनुसार अभ्यास को कीजिए। बस ध्यान रखें, श्वास आपका लंबा, धीमा और गहरा होगा। किसी भी तरह का उतावला, जल्दीबाजी आपको नहीं करनी। आपको श्वास ऐसे नहीं लेनी है कि आपने लंबी से श्वास ली और लंबी श्वास छोड़ दी, नहीं, आपको बहुत ही धीमा, लंबा, गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। श्वास आपका इस स्तर तक जाएगा धीरे धीरे आपका अभ्यास कि आपके श्वास से बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी आगे जा करके। तो इस तरह से आपका जो प्राण ऊर्जा का जो आवागमन है ये बहुत ही लंबा, धीमा, गहरा होता जाता है, और जितना जितना ये लंबा, धीमा, गहरा होता जाएगा प्राण ऊर्जा आपके शरीर के अंदर उतनी ज्यादा स्थिर और मजबूत होने लगेगी। यानी कि आपका जो जीवन है वो बढ़ने लगेगा, आपकी उम्र आगे बढ़ जाएगी और शरीर जवान बनने लगेगा। तो इस तरह से आपको सूर्य भेदी या इससे जुड़े हुए प्राणायाम के कई सारे लाभ मिलने लगते हैं। तो ये था हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम। आशा करता हूं हर चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। लाभ मैंने आपको बतलाई दिए हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं, और ये हमारा बेसिक अभ्यास था, यानी कि एक बहुत ही सामान्य अभ्यास हमने किया। श्वास ली, छोड़ी, किसी भी तरह का कुंभक नहीं लगाया। यही अवस्था जब आगे बढ़ती है तो इसको हम लोग कुंभक के साथ करते हैं, श्वास को गिनती के साथ करते हैं, जो कि कभी आपको आगे जा करके जब आपका स्तर एक मध्यम स्तर का हो जाता है तब आप इन चीजों को समझेंगे, जानेंगे, और मध्यम स्तर के अभ्यास की ओर बढ़ करके आप सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो अभी तक के लिए ये थी हमारी जानकारी सूर्य भेदी प्राणायाम की। इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।